नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें देखते हैं सबसे पहले फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स। ओके, देखो इकोनॉमिक अफेयर में स्पेशली जो यूपीपीसीएस का इकोनॉमी है, इसमें सबसे ज़्यादा करंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक ठाक पोर्शन, सिग्निफिकेंट पोर्शन करंट अफेयर का रहता है। वो चाहे एग्रीकल्चर डेटा पूछ लें, वो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी या फिर जीडीपी वगैरह पूछ लें, तो ये काफ़ी कुछ अगर आप करंट कर रखे हो तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ द एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोलते हैं, फॉर 25-26। अब देखो, जो एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी है ना, उसको देखते हैं। तो इसको रिलीज कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन मोस्पी रिलीज करता है। प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ द एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 और 26, जो कि अभी जस्ट निकला था। ओके, अब 26 और 27 चल रहा है, 25 और 26 बीत चुका है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये टेबल दे रखा है। इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे इंडिकेटर क्या है? रियल जीडीपी की ग्रोथ कितनी है? 7.7। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल जीडीपी की ग्रोथ कितनी है 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, तो ये 7.7%, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉमिनल जीडीपी 8.9%। अब रियल जीवीए 7.9% और नॉमिनल जीवीए 9.1%। ओके, देखो रियल और नॉमिनल आपको पता होगा। ओके, अब जैसे क्या होता है कि जो रियल होता है, अब नॉमिनल, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम, जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी का, उसमें इसको हम कवर करेंगे डिटेल में कि नॉमिनल क्या है, रियल क्या है, जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है। बट इतना समझ लीजिए कि जो रियल होता है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, और जो नॉमिनल होता है इसमें इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है। बेसिक ये है। ओके, बाकी जो हम इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे यही सारा कुछ बताया गया है। ओके, अच्छा, अमाउंट के टर्म में 25 और 26 की रियल जीडीपी कितनी है? 323.12 लाख करोड़। ये डेटा भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा देखो क्वार्टरली कह रहे हैं, Q4 25-26 में जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ओके, नहीं, इंक्रीज हुआ है। एस्टिमेटेड 87.7 लाख करोड़ है, और इन Q4 24 81.40 लाख करोड़, तो इंक्रीज इसमें भी हुआ है। ओके, तो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रियल डेटा याद करिए, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है, आगे ये वाले टेबल देखें। क्वार्टरली आपको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए। ओके, क्यों क्वार्टरली ऐसा नहीं पूछा जाता। देन अब देखो, अब बात ये आती है कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रोथ किया। तो सबसे, अब डायरेक्टली हो सकता है कि यूपीपीसीएस पूछ ले, लेकिन जनरली ऐसे डेटा नहीं पूछता। ये पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो सबसे ज़्यादा ये वाला है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, और देन सेकंड नंबर मैन्युफैक्चरिंग, देन आपका कंस्ट्रक्शन, ये है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, देन कंपोजिशन ऑफ द नॉमिनल जीवीए इन 25-26। अब देखो, नॉमिनल जीवीए में कंपोजिशन किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आता है, देन बाकी जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस सेक्टर वगैरह जो चीज़ें हैं ये आती हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन चौथे नंबर पे आता है। अब उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा इंडिकेटर हेल्प अंडरस्टैंड द एवरेज इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, इसकी बात कर रहे हैं। तो 25 और 6 एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, तो एक कांस्टेंट प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। ओके, तो अब फिलहाल तो ये सब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस आप ये समझिए एट कांस्टेंट प्राइस क्या है। पर कैपिटा जीडीपी आपकी 227,447, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम आपकी 224,307, नेट नेशनल इनकम। देखो, जो एनएनआई है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आप जीडीपी याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। ओके, देन अगेन एट करेंट प्राइस, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस की बात की गई है, यहाँ पे करेंट प्राइस की बात की गई है। अब करेंट प्राइस पे भी डेटा है, तो आप जीडीपी याद रखिएगा। जीडीपी क्या है वो याद रखिएगा, 243,803। अब देखो, कांस्टेंट प्राइस पे जो भी डेटा आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कम आएगा, और करंट प्राइस पे क्या आएगा, इसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया गया है। ओके, तो ये हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस वाला रियल बताता है कि आपका सच में ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ है। बेसिक सी बात है, समझिए इसको। उसके बाद शेयर इन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब उसके बाद इसमें शेयर बता दिया गया है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 55%, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 10%,
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 32%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट। अब देखो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट की बात की जाए तो सबसे पहले ये क्या है, किस ईयर रिलीज हुआ है। जैसे अकाउंट नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट 2023 प्रोवाइडेड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया। These estimates are prepared according to global framework called the System of Health Accounts to 2011. ओके, अब इसमें उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 3.37% ऑफ द जीडीपी है। ओके, हेल्थ इतना मतलब अमाउंट में इतना है और जीडीपी का इतना है। ओके, अब ऑब्वियस बात है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, यही सारी बात की गई है। अब दो पॉइंट है, आपका जो बजट है उसमें जो हेल्थ का मतलब एलोकेशन है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसलिए बाकी ये जितने भी डेटा है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हुआ, ये प्रैक्टिकली इतना याद करना आसान नहीं है। इसलिए अभी जो हम आपका बजट है, बजट का जो डेटा पढ़ेंगे डायरेक्टली उसमें देख लेंगे कि हेल्थ में कितना % एक्सपेंडिचर है। फिलहाल यहाँ पे 3.3% ऑफ द जीडीपी है। ओके, और अगेन दिस वाज इक्वल टू 3.3% इंडियाज जीडीपी। ये आपका हेल्थ का एक्सपेंडिचर 2023 के अकॉर्डिंग, 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगेन ये सारी बातें आपको वही बता दें कि इस करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन प्राइमरी किया है तो 46%। अब देखो ये डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो उस टाइम पे ये डेटा आप कोट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी से इसको रखना की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको मेंस आएगा तो उस टाइम पे आप ये डेटा थोड़ा सा लिस्ट बनाकर याद कर सकते हैं, तो मेंस में क्वेश्चन आपका इन्हेंस हो जाता है, आंसर बढ़िया हो जाता है। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 2016 में आया था, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कब आया था? 2016 में आया था। ये 2026 में 10 साल हुए हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक सी बात है। बाकी आप इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्यों था ये आपको पता ही है कि जैसे क्या था कि इसमें IBC हैड मूव इंडिया इंसॉल्वेंसी रिजाइम अवे फ्रॉम द डिले बेस्ड लिक्विडेशन टुवर्ड्स कॉर्पोरेट रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरप्राइजेस वैल्यू। ओके, बेसिक चीज़ें, बाकी आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है। अब देखो इसमें न्यू लेबर कोड 2025, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसका। अब देखो जो 4 नए लेबर कोड है ना, यूपीएससी मेंस 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चारों लेवल कोड आप बता दीजिए। तो जब यूपीएससी में पूछा जा चुका है तो यूपीपीसीएस पूछ सकता है, और पीसीएस में तो प्रीलिम्स मेंस दोनों पूछ सकता है। तो पहला क्या है? कोड ऑन वेजेस 2019। इसका मेन फोकस क्या है? वेज, मिनिमम वेज एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद इसके मेजर बेनिफिट इंश्योर स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, हायरिंग फायरिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोड ऑन वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। तीसरा क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये वर्क प्लेस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग। और ऊपर वाले में इसमें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, ESIC, मैटरनिटी बेनिफिट, गिग वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। तो ये आपके 4 लेबर कोड हैं। आपसे डायरेक्टली चारों पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि इनमें से 4 देंगे ऑप्शन में और एक दे देंगे कि जो नहीं होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा रट के जाना है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी। देखो आसान सा याद करना। कोड ऑन वेज, आपको सबसे पहले वेज मिला, वेज मिलेगा तो आप इंडस्ट्री के साथ रिलेशन बनाओगे, इंडस्ट्री के साथ रिलेशन बनाओगे तो इंडस्ट्री आपको सोशल सिक्योरिटी देगी। कैसे देगी? प्रोविडेंट फंड, ESIC, इन सब फॉर्म में। अब अगर आपको सोशल सिक्योरिटी मिला तो आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रहेगी, हेल्थ इंप्रूव रहेगी। हेल्थ इंप्रूव कैसे रहेगी? ESIC, हॉस्पिटल, प्रोविडेंट फंड के थ्रू आपका वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी रहेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद करिए तो याद हो जाएगा। ओके, देन आता है 10 ईयर्स ऑफ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2026। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, तो अब इसके 10 साल हुए। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था? 11 अप्रैल 2016। यूपीपीसीएस डायरेक्टली डेट पूछ सकता है कि आपका UPI लॉन्च कब हुआ था। इसका पायलट लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016, मतलब 2016। ओके, देन फाइनेंशियल 25-26 ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितना हुआ? देखो 24,161 करोड़ ट्रांजेक्शन। उसके बाद 25/6 ट्रांजेक्शन वैल्यू 314 लाख करोड़ अबाउट, मतलब कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यू इतनी है और ट्रांजेक्शन वैल्यू
फाइनेंशियली ये वाला इतना है। ओके, देखो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम इतना है। ओके, वैल्यू इतनी है। मतलब देखो वॉल्यूम का मतलब कि मान लो 10 लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, एक एक रुपये का 10 रुपये हुआ। अब ये 10 लोग चाहते तो 100 करते हैं, तो 100 करते तो 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, तो ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1000 है और ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम 10 ही है। ओके, तो ये चीज़ें बेसिक है। तो वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद रिकॉर्ड मंथली वॉल्यूम कब है? मार्च 2026। अब देखो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे यूपीआई का यूज बढ़ेगा। जब यूपीआई का यूज बढ़ेगा तो इसका जो भी आगे आने वाला मंथ रहेगा उसमें सब ज़्यादा ट्रांजेक्शन नॉर्मली होगा, ये मान के चलो। ओके, शेयर इन इंडियाज डिजिटल पेमेंट। अब देखो इंडिया के डिजिटल पेमेंट में कितना परसेंट शेयर? 85%। ये आप मेंस में कोट कर सकते हो। शेयर इन ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम अराउंड 49%। अगेन अप्रैल 2026 परफॉर्मेंस 22.35 बिलियन ट्रांजेक्शन वर्थ 29.03 लाख करोड़। देन आता है पॉइंट इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसके बारे में देखते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 रिप्लेसिंग द 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको चेंज करके 2026 किया गया है। ओके, तो अभी क्या इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट कब से फोर्स में हुआ? तो 1 अप्रैल 2026, जो अप्रैल 26-27 फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए है, पुराने वालों के लिए नहीं है। पुराने वाला तो 1961 के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। ओके, अब इसमें क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, चेंजेस क्या हुए? 61 और 25। कॉम्प्लेक्सिटी 819 प्लस सेक्शंस एंड 298 चैप्टर्स। इसमें क्या है? 536 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स। एक्चुअली 1961 मतलब काफ़ी पुराना, आज़ादी के आसपास बना है। ओके, अब क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें एआई आ गया, काफ़ी रिफॉर्म हो गए, तो उसके हिसाब से इसको चेंज किया गया है। ओके, लैंग्वेज आर्काइक, लीगलिस्टिक एंड डेंस। इसमें मॉडर्न, प्लेन इंग्लिश और सिंप्लीफाइड। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट आर द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ओनली ए सिंगल टैक्स ईयर। इसमें सिंगल टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, इसमें अब पहले क्या था? डुअल कॉन्सेप्ट था कि एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते थे कि प्रीवियस ईयर क्या, असेसमेंट ईयर क्या है, तो वो थोड़ा सा था। अब इसमें क्या सिंगल है कि टैक्स ईयर जो ईयर रहेगा वही टैक्स ईयर बोला जाएगा। टीडीएस टीसीएस स्ट्रक्चर क्या है? स्कैटर्ड अक्रॉस द डोजन्स ऑफ सेक्शन, कंसोलिडेटेड सेक्शन 393 और 394। इफेक्टिव जीरो टैक्स अप टू 7 लाख, नए वाले में अप टू 12 लाख न्यू रिजाइम। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, इसमें 75,000। डिजिटल पावर्स लिमिटेड स्टैट्यूटरी डिफिनीशन, इसमें स्टैट्यूटरी एक्सेस टू क्लाउड, ईमेल एंड सोशल मीडिया। ओके, अब उसके बाद रेवेन्यू डाटा की बात की, इसको छोड़ दो, ये सब नहीं आएगा, ये कंप्लीट डेटा बिल्कुल आपका नहीं आएगा। अब देखो रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितना आप बोलो उतना कम है। ओके, इसको तो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ, तो अभी तो इसमें उतना डिटेल में नहीं है। बाकी मैं अभी ना कुछ करंट के टॉपिक की अलग से एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ गिने चुने टॉपिक रहेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएंगे। तो उनमें से एक टॉपिक ये है 16th फाइनेंस कमीशन, इससे क्वेश्चन मान के चलिए आएगा ही आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंदर। ओके, इसके बाद जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये 2026 से 2031 ये जो वाला ब्लॉक है इसको कवर करेगा। इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 17 नवंबर 2025। यूपीपीसीएस वाले डेट पे भी थोड़ा पूछते हैं, तो डायरेक्टली डेट भी पूछ सकते हैं किस डेट पे ये पब्लिश हुआ है। इट वॉज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द 1 Feb 2026। तो ये चीज़ें हैं, तो आप फिलहाल ये याद रखिएगा कि 2026 27 से 2030 और 31 ये ब्लॉक रहेगा, 26-4-30। ओके, द कमीशन हैज नॉट रिकमेंडेड 3 ग्रांट कैटेगरीज रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, नेमली रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। अब जो नहीं किया उसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको हटा दीजिए। बाकी कमीशन हैज रिकमेंडेड द स्टेट्स वर्टिकल शेयर रिमेन 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ द यूनियन टैक्स। देन वेट ऑफ द 42% ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिस्टेंस जीडीपी। अब देखो अब इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है? 42.5% पर कैपिटा इनकम जीएसडीपी, 17.5% पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, 10% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 10% एरिया, 10% फॉरेस्ट और 10% कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे फैक्टर हैं, इसको आप देख लीजिए, ये आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है। और 2015 जो इसके अभी 16 है ना, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन उससे कंपेरिजन भी आ सकता है। उसके बाद इसमें देखते हैं, द कमीशन हैज रिकमेंडेड द टोटल ग्रांट्स ऑफ द 9.47 लाख करोड़ फॉर 2631 फाइनेंशियल 2631 ब्लॉक। अब देखो यूपीपीसीएस डायरेक्टली इस पॉइंट को पूछ सकता है कि 9.47 लाख करोड़ वैल्यू का ये इस फाइनेंशियल मतलब इस ब्लॉक ईयर में पैसा ग्रांट किया गया है। ऑफ दिस अबाउट 7.91 लाख करोड़ इज फॉर द लोकल बॉडीज एंड 1.56 लाख करोड़ इज द यूनियन शेयर फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। देन रूरल लोकल बॉडीज के लिए कितना रिसीव हुआ, 4.3 लाख करोड़, ओके। और अर्बन लोकल बॉडी के लिए 3.56 लाख करोड़, क्योंकि देखो रूरल बॉडी वैसे ज़्यादा भी तो है ना, इसलिए ज़्यादा फंड तो चाहिए होगा, एकदम कॉमन सी बात है, ओके। देन कमीशन हैज रिकमेंडेड ए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ 56,100 करोड़ फॉर द सिलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर कॉम्प्रहेंसिव वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन अर्बन ग्रोथ सेंटर, ओके। देन अगेन ये सब डेटा दिया है, इसको देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट वाला नहीं है कि SDRF है, SDMF को कितना दिया। हाँ, इसमें देख ले सकते हैं कि जो सेलेक्टेड स्टेट शेयर क्या है, कुछ स्टेट का शेयर दिया है कि यूपी का शेयर 15th में 7.94 था और 16th में 17.62, मतलब 17.94 से 17.62 हो गया, मतलब रिड्यूस हुआ है। बिहार का 10.06 से 9.95 रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र बढ़ा है क्योंकि महाराष्ट्र का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अच्छा है। राजस्थान का कम हुआ क्योंकि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। बेसिक सी बात, जिन स्टेट का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम है उनका शेयर कम हुआ है, जिन स्टेट का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उनका ज़्यादा हुआ है। तो ये वाला टॉपिक मैं अभी अलग से भी डिस्कस करूँगा, एक अपना करंट की सीरीज है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। देन न्यू जीडीपी सीरीज बेस ईयर 2023। अब देखो अभी क्या है कि जो जीडीपी का बेस ईयर है उसको चेंज किया गया है। पहले क्या था, 2011-12 था। अभी क्या मॉस्पी ने चेंज किया है, न्यू सीरीज ऑफ द जीडीपी एस्टिमेट विद बेस ईयर 2023, मतलब 11 दूना 22, ओके। 11 साल इसको बढ़ा दिया गया, 11-12 से 22-23 कर दिया। सिंपल, एकदम सिंपल है, ओके। इससे क्या होगा कि जो कोविड वाला इफेक्ट है ना वो हटा देंगे, क्योंकि कोविड 2020 में आया था, अब 2023 को बेस ईयर कर दिया तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ओके। अब देखो रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2025-26 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 7.6%। इसके पहले हमने थोड़ा पढ़ा था ना 7.7%, तो उसी के आसपास का है, ओके। एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर हैज़ बीन एस्टिमेटेड 8.6%। अब देखो रियल में जो आपका इन्फ्लेशन उसको नहीं काउंट करते हैं और नॉमिनल में इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ओके। देन आपका ये 23-24 का बोल रहे हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, ये सारा हटा दो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इमर्जेस एज ए मेजर ग्रोथ ड्राइवर एंड हैज़ रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ इन 23, 24 और 25, 26। ये इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छा हुआ है। देन सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बोथ रिकॉर्डेड एबो 9% ग्रोथ, ये भी लगभग 10% है, मतलब डबल डिजिट में ही है। द सेक्टर ट्रेड, रिपेयर, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टोरेज पोस्टेड 10.1% ग्रोथ एट कॉन्स्टेंट प्राइस इन 25-26, ओके। अब वही बात है कि भाई बेस ईयर 2023, 22, 23 क्यों लिया गया है, तो बेसिक चीज़ जो नॉर्मल ईयर आफ्टर कोविड डिसरप्शन, तो जो कोविड डिसरप्शन है उसको बेसिक हटाने के लिए। अब आता है 2025 ए डिफाइनिंग ईयर फॉर इंडियाज ग्रोथ। अब देखो इस डेटा को मैं क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्वार्टरली क्या हुआ, क्वार्टर 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, ये सब नहीं पूछा जाता भाई, बिल्कुल नहीं ऐसे पूछा जाता। बाकी ऐसे बॉल बाई बॉल नहीं पूछा जाता, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है। ऐसे सिंगल नहीं पूछा था। बैंकिंग लॉस एक्ट 2025। अब देखो फॉर मेकिंग इंडियाज बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट, बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 25 हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये पास हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके पहले क्या था, इसके बाद दिस एक्ट ब्रिंग्स टाइमली अमेंडमेंट ऑफ द वेरियस बैंकिंग लॉस इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग Companies Act 1970 and 80. Several key provisions of this amendment have been made effective from the 1st August 2025. यूपीपीसीएस वाले डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि कब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो 1 अगस्त 2025। बाकी इसमें देख सकते हैं
कीप फैक्ट क्या, अंडर द एक्ट सेक्शन इन द ओरिजिनल लॉस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेज्ड मैनर। ओके देखो अभी एकदम कॉमन सी बात है, इसमें क्या याद करोगे, इसमें कुछ नहीं याद करना भाई। फेज्ड मैनर में नहीं करेंगे तो क्या एक साथ कर देंगे, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है भाई, फेज्ड मैनर में ही करेंगे। उसके बाद लिमिट ऑफ द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बैंक हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़ विच हैज़ बीन चेंज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968। बाकी ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू है, सब तो बेसिक एकदम बेसिक है। ओके बाकी ये सब छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब देखो जैसे कंटिन्यूस डायरेक्टर टेन्योर हैज बीन इंक्रीज टू 10 ईयर्स अर्लियर 8 ईयर, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला फॉर डिपॉजिट अकाउंट ए मैक्सिमम ऑफ 4 नॉमिनीज इधर सक्सेसफुली आर साइमल्टेनियसली मे बी नॉमिनेटेड फॉर लॉकर्स ए मैक्सिमम 4 नॉमिनीज ओनली सक्सेसफुली विल बी पॉसिबल। तो ठीक है, ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आते हैं की पॉलिसी डॉक्यूमेंट इवेंट्स क्या है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब देखो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है तो सबसे पहले रिलीज़ कौन करता है, तो किस बाय यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये रिलीज़ करती है। और ये छठा है 2026 में, मई 2026 में रिलीज़ हुआ है। ओके उसके बाद बाकी कंडक्टेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंस के थ्रू कंडक्ट हुआ है, 23-24 में इसके थ्रू कंडक्ट हुआ था। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है कि इसके आउटकम क्या है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज। अब ये सारा का सारा डेटा ना मेंस में यूज होता है, प्रीलिम्स में भले आए ना आए लेकिन मेंस में अच्छा खासा आता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज फ्रॉम 88% टू 19.06%। आप डेटा ऐसे दे सकते हो, देखो कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। मेंस में डेटा कैसे बनाना है, आपको कैसे एग्जामिनर को बताना है कि भाई मुझे आता है कैसे, ऐसे आपने बनाया। देखो चाहो तो आप डेटा लिख दो, लेकिन लिखोगे तो आपका हो सकता है एग्जाम ना पड़े। लेकिन अगर आप डायग्राम बना दिए ऐसे, ये आपने 80% कर दिया, 88%, ठीक है, ये NFHS 5 और यहाँ पे 90 कर दिया, ये 90%। ओके 90% है, और इसको कर दिया NFHS 6। ओके तो एग्जामिनर को लगेगा इसने जो डेटा था उसका प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया, और आपको यहाँ पे 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आपने ऐसा 10 क्वेश्चन में भी कर लिया ना तो आप सीधा 5 नंबर आके, जो कि आपके रैंक को डिसाइड करेगा। ओके ऐसे ही बर्थ अटेंडेड बाय द स्किल्ड हेल्थ पर्सनल इंक्रीज फ्रॉम 89 to 91%। फुल वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ द चिल्ड्रन 12 to 23 मंथ्स ईयर, ये भी 87% हो गया है। इन्फेंट्स टोटल फर्टिलिटी रेट रिमेन 2.0, जो कि कंसर्न की बात है। ओके फर्टिलिटी रेट अपना 2.0 है। ओके देन contraceptive prevalence rate increased from the 66% to 69%. Health insurance or financing scheme coverage increased from 41% to 60% at household level. Women who had ever used internet increased from 20। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वीमेन जो इंटरनेट यूज कर रही है वो 33 से 64%, जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल। ओके आप इस डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। देन वीमेन हैविंग ए बैंक ऑन सेविंग अकाउंट दैट दे देमसेल्फ यूज इंक्रीज फ्रॉम 78 to 89%। तो ऐसे बेसिक डेटा हैं, आपको इनमें कुछ डेटा याद करना, जैसे ये वाला इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी याद कर लीजिएगा, फर्टिलिटी वाला याद कर लीजिएगा, वीमेन के इंटरनेट में याद कर लीजिएगा, बच्चों के वैक्सीनेशन में, ऐसे कुछ डेटा याद कर सकते हैं। ठीक है देन आते हैं आगे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ए टोटल ऑफ 95.9% ऑफ प्रेग्नेंट वेमेन रिसीव्ड एंटीनेटल केयर। जैसे यहाँ देखा था 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करा रही हैं, तो इसमें तो इंक्रीज होगा ही, बेसिक सी बात है। उसके बाद आगे आते हैं, देखो फैमिली प्लानिंग क्या है। इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट रिमेन 2.0। टोटल फर्टिलिटी रेट वाज 1.6 इन अर्बन एरिया एंड 2.1 इन रूरल एरिया, मतलब अर्बन एरिया में ऑलरेडी बच्चे कम हो रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट इंक्रीज फ्रॉम 66 to 69%। ओके बाकी और कोई डेटा इसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो इसके अलावा ना इन्होंने मतलब रूरल अर्बन टोटल का कंपेयर किया है कि पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल। पॉपुलेशन बिलो एज 5 ईयर 6.6% यहाँ पे है, 8.6% यहाँ पे है, टोटल यहाँ पे है। तो ये मतलब देख लेना, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन वैसा बनता नहीं है। ठीक है इस वाली टेबल से मतलब अगर बनेगा भी तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप सारा डेटा याद कर लोगे, आपके पास केवल यही एक डेटा थोड़ी है कि आप इसी को केवल इसी में याद करने के लिए पड़ गए। ठीक है हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन जाए, बट कॉस्ट बेनिफिट आपका इसमें अच्छा नहीं है। ओके इससे अच्छा अगर आप जो मिनरल्स वगैरह उसके डेटा याद करोगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
बट ठीक है, एक बार देख लीजिए, मे भी आपको क्वेश्चन निकालना हो तो निकालो। जैसे एडल्ट न्यूट्रिशन, वीमेन एज्ड 15 to 49 ईयर्स विद बिलो नॉर्मल BMI इंक्रीज फ्रॉम 18.7 to 19.7। ऐसी मेन एज्ड का है, ये सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं। बाकी मतलब इसको छोड़ दीजिए, मैं तो आपको कहूँ, क्योंकि ये आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे। ओके, तो अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो फ़ायदा है नहीं ना, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो तो। बट ठीक है, आप ये देखिए, जब आपके पास बहुत सारे डेटा हों तो कॉस्ट बेनिफिट किस में ज़्यादा है। तो अब जैसे इन्होंने मैरिड वीमन एज्ड एक्सपीरियंस स्पाउसल वायलेंस डिक्लाइन फ्रॉम इतना, तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मैरिज एंड फैमिली इंडिकेटर। अब देखो, वीमन एज 2024 मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अर्बन में 11, रूरल में 23, यहाँ पे 20, और टोटल NFHS इसमें 23, मतलब ये थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, 20 से 24 वाला, तो यही डेटा है। अब लेकिन एग्जाम में क्या प्रीलिम से पूछा जाएगा? हार्डली पूछा जाए, हार्डली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको भी हटा दीजिए। देन आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS बुलेटिन 2024। क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन फॉर द 24 एंड स्पेशल बुलेटिन आर द मैटरनल मोर्टलिटी 24 वर ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रिलीज किसने किया इसको? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑन May 2026, ये टाइम। बाकी SRS बुलेटिन 2024 वाज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है, उतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसके अलावा मतलब बहुत सारे डेटा दिए हैं, आप इसको हटा दो, कंप्लीट हटा दो। मैं बिल्कुल आपको मतलब क्लियर बोलूँगा, हटा दो, क्योंकि आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ओके, बाकी देखो, इसके डेटा कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इसको कंप्लीटली वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, बट हाँ कुछ डेटा पढ़ लेना। जैसे आप जिस स्टेट के हो, जैसे अगर आपने बिहार का एग्जाम देना है तो बिहार हैड द हाईएस्ट बर्थ रेट 26.8। ओके, याद कर लीजिएगा बिहार का। डेथ रेट मीन नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 पॉपुलेशन ईयर। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है। जैसे यहाँ बर्थ रेट क्या है, मीन्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ डेटा है, अब डेटा तो आप याद नहीं कर पाओगे सारा, लेकिन आप इंडिया का डेटा याद कर लीजिएगा और यहाँ पे अपने स्टेट का डेटा याद कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, इतना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, इसको भी मैं इसलिए भी कटवा रहा हूँ क्योंकि जब अभी एग्जाम आएगा तो ऐसे डेटा मैं अलग से एक सीट में डिस्कस करूँगा, तो आपको यहाँ की वजह वहाँ से डेटा पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे बिहार का डेटा दे दिया, ऐसे डेथ रेट दिया, इंडियाज डेथ रेट फ्रॉम 14.9 इन 1971 टू 6.4 इन 2024। इसका मेंस में बहुत अच्छा यूज हम करेंगे, बहुत बढ़िया। जब मेंस का हम देखेंगे आंसर राइटिंग का सेशन, उसमें बहुत बढ़िया यूज आएगा। देन अगला इसमें, अब अगेन बस इतना से ज़्यादा मत याद करिएगा। अगला है नेशनल ग्रोथ रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इंडिया का कितना है? 11.9 डिफरेंस। अब बिहार का इन्होंने दिया 20.8, क्योंकि एग्जाम बिहार का भी प्रीलिम्स था लेकिन मतलब कैंसिल हो गया, जो कि केरला हैड ए लो नेचुरल ग्रोथ रेट 3.9। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? कॉमनली कॉल्ड IMR। इंडियाज IMR इन 2024 वाज 24 इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, अब इसमें कुछ स्टेट का दिया। देन सैंपल कवरेज क्या है? SRS बुलेटिन 24 कवर्ड 8839 सैंपल यूनिट्स अक्रॉस द इंडिया। देन रिफॉर्मिंग इंडियाज R&D इकोसिस्टम। नीति आयोग रिलीज 2 रिपोर्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया एंड सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ द डूइंग R&D इन इंडिया। ओके, अब देखो ये बेसिक चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिसर्च डेवलपमेंट इंडिया कौन रिलीज किया? नीति आयोग। सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नीति आयोग। बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी आपको एक करंट अफेयर का न्यूज पहले भी था, जिसे श्री सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और चेयरमैन कौन है? PM। देन डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द रिपोर्ट्स एम्स टू बिल्ड ए मोर एफिशिएंट फैसिलिटेटिव इनोवेटिव ड्राइवन एंड R&D इकोसिस्टम। बस इसके अलावा इसमें कुछ मत याद करिएगा, क्योंकि आप इसको एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ओके, बाकी इसमें बहुत सारे डेटा दिए हैं, जैसे इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो अब बेसिक चीज़ क्या है, देखो अगर ऐसी रिपोर्ट है तो ऑब्वियस बात इंडिया इम्प्रूव करेगा। अगर नहीं कर रहा तो उसको गवर्नमेंट इतना एम्फेसाइज नहीं करेगी, भाई गवर्नमेंट अपनी
मतलब थोथू थोड़ी कराएगी, अपना इंसल्ट थोड़ी कराएगी। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव हुआ है तो गवर्नमेंट रिलीज करती है, निगेटिव हुआ तो गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश करती है। सिंपल बात है, एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बाकी इंडियाज इनोवेशन स्ट्रेंथ आर विजिबल। वीपो हाईलाइट्स इंडियाज स्ट्रेंथ इन आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटल एक्टिविटी, यूनिकॉर्न वैल्यूएशन एंड इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी। ओके, देन अटल पेंशन योजना पे आते हैं, एक्सटेंशन। देखो अटल पेंशन योजना का एक्सटेंशन कब हो, 21 जैन 2026 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूशन ऑफ द एपीवाई ऑन 2030 to 31। ओके, अब देखो सबसे पहला क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना लॉन्च कब हुई थी। तो मई 9 2015 2015 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, यूपी पीसीएस की एग्जाम में या स्टेट पीसीएस की एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अटल पेंशन योजना ऑफर से गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ द 1000 to 5000 पर मंथ स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 30 बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। ओके, then as of January 2026 over 8.66 crore subscribers have been enrolled making API a cornerstone of the India's inclusive social security framework। ओके, तो बेसिकली लॉन्च कब हुई थी और इसका फंडिंग का क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसके अलावा बाकी इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मॉस्पी लॉन्च द न्यू लोगो एंड मास्कट। अब मॉस्पी ने क्या किया, न्यू लोगो और मास्कट किया है लॉन्च। अब देखो क्या ये पूछेगा भाई किसने लॉन्च किया, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे सीधा लोगो पूछ लेगा। जैसे अशोक चक्र इन द लोगो रिप्रेजेंट ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस एंड रूपी सिंबल एट द सेंटर अंडरलाइंस द रोल ऑफ द स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसी एंड डिजाइन एंड नेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं ये आप देखिएगा। बाकी बेसिक ये है कि लोगो और मैस्कट कौन लॉन्च किया, तो मॉस्पी ने लॉन्च किया, बेसिक सा। ओके, देन अगला है मॉस्पी इंट्रोड्यूस मस्कट। देखो मस्कट क्या है, सांख्यिकी एज ए सिटीजन सेंट्रिक करेक्टर टू मेक statics simple, relatable and engaging for the public. Sankhiki will be used across the National Sample Survey and NSS wing of the NSO for its outreach, awareness, campaign and educational content. Okay. अब देखो न्यू लोगो क्या है, न्यू लोगो फॉर द रीजनल रूरल बैंक। ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने आरआरबी के लिए, जिसको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, नया लोगो दिया। ये क्या है देख लेते हैं। द मेन पर्पज इज टू create a single unified brand identity of the all RRBs across the country, especially after recent restructuring of the RRB system. Okay, बेसिक ये इनका टारगेट था। ओके, बाकी ग्रीन कलर क्या करते हैं ये सब मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। देन MS साहू कमेटी फॉर NPS रिफॉर्म। अब देखो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो NPS में रिफॉर्म होगा उसके लिए कमेटी का नाम MS साहू कमेटी, या फिर MS साहू कमेटी किससे रिलेटेड है, तो NPS रिफॉर्म से रिलेटेड है, बस इसके अलावा नहीं। MS साहू रेगुलेटरी चैम्बर्स एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के सब क्या थे, सब बेसिक है। PM धन धान्य कृषि योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऐसी स्कीमों के ना यूपीपीसीएस वाले डायरेक्टली ईयर पूछते हैं कि अक्टूबर 3 2025 में लॉन्च हुई थी 100 एस्पायरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में दे सकते हैं कि 100 का 200 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये डेट है अक्टूबर 3 2025 और ये 100 डिस्ट्रिक्ट है, 100 एस्पायरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। ओके, बाकी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब देखो अब इसमें क्या है कि अब जिस स्टेट के आप हो, ओके, उसकी डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना कि कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी है। जैसे अभी क्या 2047 जो भारत विकसित भारत है उसमें मतलब उसको विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में इन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है। अब उसमें उत्तर प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र की 9 है, MP की 8 है, बिहार की 7 है। तो आपको ना जिस स्टेट के हो उनकी सभी डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। ओके, जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, आगे हम देखेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं। ओके, अभी फिलहाल तो हम देख लेते हैं वैसे नॉर्मली, क्योंकि जब यूपी का करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो उसमें चीज़ दोबारा आएगा। ओके, तो फिलहाल आप यही समझिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट हुई हैं। देन वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS। ओके, अब देखो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये सबसे पहले समझिए क्या है वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, देखो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ रिलेटेड टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया वाज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ओके, दिस इज ए कंकरेंट लिस्ट
सब्जेक्ट एंट्री 30 और लिस्ट थर्ड। अब देखो सीधा पूछा जा सकता है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है और किस लिस्ट में है, तो ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं, ये कंकरेंट में है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी आप देख लीजिए कि हाईलाइट क्या है। बर्थ रजिस्ट्रेशन होगा, मेल बर्थ रेट 52%, फीमेल 47%, रूरल में 41%, अर्बन में 58%, बेसिक यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अमॉन्ग द 21 स्टेट एंड 19 मेजर स्टेट में पॉपुलेशन जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा है एज पर सेंसस वो 13 है, जैसे इसमें दिया गया है, ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आप ये समझिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो समझिए कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, एंट्री 30 है, 7 शेड्यूल में है, ओके। बाकी इसमें जो डेटा है सब आप स्किप करिए फिलहाल तो। अब देखो जैसे सेक्स रेशियो एट द बर्थ, अब ये सारा डेटा जो आपका सेंसस है उसका इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सारा डेटा जो सेंसस है केवल उसका पढ़िए, बाकी इनके अकॉर्डिंग पूछा तो ठीक है, अदरवाइज सेंसस ही आपको देखना है, ओके। और अभी तो दूसरा सेंसस जो 27 में कंप्लीट होगा उसके पहले आपको प्रीलिम्स होगा तो ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट नया सेंसस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ओके। देन अगेन इसमें देखो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एट ए ग्लांस, हाँ देखो ये चीज़ दिया है इन्होंने टेबल में। इसमें क्या डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया एज पर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड बर्थ अभी 2023 में 252,07,070, ओके, ये है डेटा। डेथ 86,59,679, रजिस्टर्ड इन्फेंट डेथ ये है। उसके बाद इन्फेंट डेथ टू टोटल डेथ 1.7, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रॉस नेचुरल एडिशन टू पॉपुलेशन, वो ये डेटा है, ओके। बाकी इसमें खूब सारा डेटा दिया है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डेटा है सारा दैट टू, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा उसी को करना है। अब एक बात समझो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो करंट से इकोनॉमिक के 4 डेटा आते हैं, ठीक है, तो 4 डेटा में 2 तो आपका जीडीपी और बजट से आ जाएगा इनसे। रही बात 2 की, अब 2 की जितना आपने पढ़ा इनमें से कोई 2 आएगा। अब इसके चांस कम है कि आप इन 2 में से आपके पढ़े हुए आ जाएं, हो सकता है दोनों ना पढ़े हुए आ जाएं। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो काफ़ी कम होगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि भाई ऐसी जगह मेहनत करो जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, सिंपल, ओके। अब जैसे न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया, अब न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया कौन रिलीज़ करता है, एनएसओ, ठीक है, बस सिंपल एनएसओ रिलीज़ करता है। अब इसकी की फाइंडिंग क्या है, की फाइंडिंग है कि HCES 2023-24 द पैटर्न ऑफ द एवरेज डेली कैलोरी इंटेक पर पर्सन रिमेन ऑलमोस्ट स्टेबल इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। अब इसमें क्या है भाई, ऐसा क्या पूछेगा, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा डेटा दे देगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका कॉस्ट बेनिफिट कम है। बाकी आपको पता है फिश एग मीट इनसे फ्रॉम 5.9 to 12.5% इन रूरल, अर्बन में 14.1%। तो मतलब ऐसा मत करो ना कि टाइम भी ज़्यादा जाओ आउटपुट भी ना जाए। अब जैसे स्टेटस ऑफ द टूरिस्ट इनफ्लो, अब सबसे पहले अगर कुछ ऐसा आता है तो इसको रिलीज़ कौन करता है, तो ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द स्टेटस ऑफ द टूरिस्ट इनफ्लो। अब यहाँ पे डेटा दिया है, स्टेट वाइज डेटा दिया होगा, कंट्री वाइज डेटा दिया होगा, कि जैसे सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 24 में 99.52, ओके, लाख करोड़ थे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम द टूरिस्ट लास्ट 3 ईयर एंड करंट ईयर। अब देखो जो ईयर आ गया है, जैसे 2024 है, इसका 293,033 है। अब 25 का इससे ज़्यादा होगा, 26 का उससे ज़्यादा होगा, बेसिक है, बट आपको डेटा का थोड़ा सा एक दफ़ा आइडिया देख लीजिए कि इतना है लगभग, कि एग्जाम में आप 293 के आसपास के डेटा लगा सको, ओके। और इसके अलावा जो जीडीपी में शेयर है वो भी देखो बढ़ ही रहा है, 23-24 में आपका जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक। ऐसे ही अगर आप बात करोगे टॉप 5 कंट्रीज विद रेफरेंस टू 2024 आर काउंट ऑफ अराइवल, सब ज़्यादा कहाँ से अराइवल आ रहे हैं, देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से सब ज़्यादा आए हैं, ओके। देन बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश में 23 में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कितना रिड्यूस हुए, केवल मतलब सीधा मतलब यहाँ पे 17,421 4 लाख के आसपास रिड्यूस हो गए। यूनाइटेड किंगडम का तीसरे नंबर पे है, तो सीक्वेंस का यूएस, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम, देन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, ओके। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर डेटा पे। अब एग्रीकल्चर डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026,
अब देखो इसके चेयरमैन कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, बेसिक। उसके बाद पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम 22 स्टेट्स participated, which is described as a historic first of the India's agriculture. Then major themes क्या हैं, आत्मनिर्भर, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्शन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ओके, खेत बचाओ, ऐसे से इनिशिएटिव्स हैं। अब देन आते हैं कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स। अब देखो एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। देखो सबसे पहले आता है कि अप्रूव कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर CCEA अप्रूव द न्यू एमएसपी। इसके लिए तो अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। देन द हाईएस्ट इंक्रीज इन द एमएसपी हैज बीन गिवन टू सनफ्लावर सीड, फॉलोड बाय कॉटन, देन नाइगर सीड, देन सीसमम, ओके। अब देखो एमएसपी क्या है, बेसिक चीज़ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसानों को देते हैं। आपको इतना प्राइस तो मिलेगा ही, अगर आप इसके ऊपर सामान बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। जैसे मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू फॉर बाइंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, इफ मार्केट प्राइस फॉल फार्मर्स कैन स्टिल सेल देयर क्रॉप्स एट द एमएसपी। इन दिस वे एमएसपी गेव प्राइस प्रोटेक्शन टू द फार्मर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ये सारा कुछ है, ओके। ये किस पे कितना बढ़ा है, किसका कितना प्राइस है, वो सारा कुछ दिया है। अब देखो सारा रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको इसमें इंपॉर्टेंट जैसे पैडी हो गया, इसका 2441, पैडी ग्रेड A 2461। अब इसी तरीके से वीट का होगा, वीट का देख लीजिएगा जहाँ भी है, रागी, तूर, उड़द, ग्राउंडनट। अच्छा खरीफ का है ना, रबी वाले में होगा, रबी वाले में होगा, तो ठीक है। अभी खरीफ का डेटा है इसलिए खरीफ वाले सारे दिख रहे हैं, वीट वाला तो रबी में होगा ना, इसलिए नहीं दिख रहा, ओके। देन थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर, तो इसमें थर्ड एडवांस एस्टिमेट, इसमें मतलब कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं बन रहा, मतलब काट दो इसको, बिल्कुल कोई भी काम का नहीं है। हाँ इसमें ये टेबल देख लो, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स में क्या है। राइस का सबसे ज़्यादा 154 मिलियन टन्स, देन वीट का 120 मिलियन टन्स, देन मैजे 55 मिलियन टन्स, देन श्री अन्न 17.5 मिलियन टन्स, न्यूट्रिशनल एंड कोर्स क्रिल्स 74.472 मिलियन टन्स, ओके, कितना है। देन आते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द पल्सेस, तो ग्राम और लेंटिल, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ ये डेटा थोड़ा सा याद करिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेजर क्रॉप्स एंड टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और ये डेटा 25-26 का है, तो मैं तो कहूँगा कि इस टेबल को रट लेना आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा आपका। जैसे राइस का है, तो राइस का टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कितना 198 लाख टन, देन तेलंगाना 185, और वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। देन वीट का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के आसपास भी मध्य प्रदेश नहीं है, ओके, लेकिन यहाँ पे राइस वाली केस में तेलंगाना पास में है, ओके। देन मैजे और कॉर्न मध्य प्रदेश से, कर्नाटका है, महाराष्ट्र। देन टोटल पल्स में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। देन शुगर केन में उत्तर प्रदेश आगे हैं, देन मध्य प्रदेश है, देन कर्नाटका। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 13 से लगभग काफ़ी, 13 यहाँ पे, 1316 यहाँ पे, 2296, तो मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के शुगर केन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देन कॉटन में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जूट में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये है। अब देखो जूट में वेस्ट बंगाल और बिहार में कितना डिफरेंस, 75 लाख करोड़ इसका और 7 लाख करोड़ इसका, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ओके। देन फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब जैसे फाइनल एस्टिमेट की बात कर रहे हैं कि वीट आपका 1501 लाख टन हुआ है, राइस आपका 1501 लाख टन, वीट आपका 117 लाख टन, ऐसे ऐसे हुए, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, उतना नहीं है। देन ऑयल सीड की बात कीजिए, ऑयल सीड में आपका सोयाबीन सबसे ज़्यादा है, देन आपका ग्राउंडनट है, देन आपका रेप सीड एंड मस्टर्ड है, ओके। तो ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार इसको भी, आपसे इस वाली टेबल से तो क्वेश्चन बन सकता है, जो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन वाला डेटा है। और राइस वीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइस वीट, जूट, कॉटन, ये यूपीपीसीएस की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके।
देन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स BHS। अब देखो अगर कोई ऐसा चीज़ आता है, ओके, तो ये सबसे पहले देखो क्या है, ओके, क्या है इसको देख लेते हैं। देखो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025-26, इसको लॉन्च किसने किया पहले ये देखते हैं। इन द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल मिल्क डे द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पंचायती राज डॉक्टर प्रोफेसर SP सिंह बघेल सेरेमोनियल रिलीज द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, दोनों ने मिलकर रिलीज किए हैं। उसके बाद बेसिक एनिमल हस्बेंड्री हेल्थ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, ओके, इसके बेस पे इसको रिलीज किया गया है। बाकी अब जैसे मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है, टॉप पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब वैल्यू दीजिएगा। बाकी अब दूसरा आता है एग के प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड है ग्लोबली, ओके। देन आते हैं मीट के प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ है। उसके बाद वूल के प्रोडक्शन में टोटल वूल प्रोडक्शन in India is estimated 34.57 million tons for the 24-25, showing 2.67 increase in this, okay. Then basic animal husbandry statistics BAHS। अब देखो ये तो हमने ग्लोबल लेवल पे बात किया, लेकिन इंडिया के अंदर की भी तो बात है कि आपका जो मिल्क है उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, देन राजस्थान, ओके, काफ़ी आसपास है, देन मध्य प्रदेश काफ़ी दूर है, देन गुजरात। देन एक्स की बात की जाए, एक्स में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर 18.37, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। अगर दोनों मिल जाए तो बहुत ज़्यादा इसका एक्स का हो जाएगा। देन मीट का वेस्ट बंगाल का 12.4746, देन उत्तर प्रदेश सेकेंड प्लेस पे, और दोनों लगभग आसपास है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इसलिए मीट का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा होता है। देन वूल राजस्थान में 47%, जम्मू कश्मीर 22%, गुजरात में 6%, महाराष्ट्र में 4%। देन आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, ओके। स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट 10 ईयर्स, तो अगर 10 ईयर्स कोई कंप्लीट किया है तो वो लॉन्च ईयर देखिए 16/1/16 ये लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया, ओके। 10 साल कंप्लीट हो गए। बाकी मिनिस्ट्री कौन सी है, DPIIT डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। बाकी इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं। गुजरात वाज द बेस्ट परफॉर्मर इन कैटेगरी A, तो थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसी टेबल है कि गुजरात टॉप परफॉर्मर है। अब जैसे कंपनी क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, लोकेशन धोलेरा, टाइप ऑफ फैसिलिटी इंटीग्रेटेड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड ATMP फैसिलिटी, देन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट आउटपुट मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले। तो देखो मतलब ठीक है, गुजरात का ये बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा वर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन कैटेगरी B। तो ऐसे ही है बेसिक डेटा। अब देखो अगर आपको उत्तर प्रदेश कहीं दिख रहा है तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं। जैसे कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वर टॉप परफॉर्मर इन कैटेगरी A, ओके। गुजरात बेस्ट है, लेकिन टॉप परफॉर्मर उत्तर प्रदेश भी है। तो अगर बोला जाए कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है तो कैटेगरी A में है, ओके, स्टार्टअप इंडिया में। देन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब देखो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो मोदी जी ने तो इनोग्रेट कर दिया, ओके, लेकिन सेटअप कहाँ हो रहा है? सेटअप इन गुजरात with a cumulative investment around 396 crore and are expected to generate employment of 2230 skilled professionals. The approved includes India's first semi-commercial mini micro LED display facility based on the gallium nitride technology and semiconductor packaging facility. बेसिक चीज़ें गुजरात में इन्होंने लॉन्च किया है। बाकी कहाँ पे? धोलेरा गुजरात और सूरत गुजरात। सोची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड और क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड दोनों गुजरात में है, एक धोलेरा एक सूरत, ओके। देन गवर्नमेंट नोटिफाइड 2 न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन पुडुचेरी। अब कौन कौन से वो 2 हैं वो चीज़ देख लीजिए। जैसे एक डेवलपमेंट फैसिलिटी कहाँ पे है, एक थथन चवादी विलेज ऑल गेरेट तालुक पुडुचेरी, दूसरा भी ऐसे ही है करासुर विलेज विलियानूर तालुक पुडुचेरी। अब ये मतलब दोनों का नाम है। अगर पूछा जाए कि MS औलगारेट म्यूनसिपैलिटी एंड MS पुडुचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, कहाँ के? दोनों पुडुचेरी के हैं। किससे रिलेटेड है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पुडुचेरी के। देन इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट एंड धोलेरा। बस इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चिप प्लांट इंडिया का कहाँ पे? धोलेरा में है।
कब लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, काट दो, कंप्लीट काट दो, बता रहा हूँ, फायदे में तो हो गए, ये हटा दो पूरा। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड 2026। अब देखो ILO रिलीज इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड 2026। बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना। आप कहोगे सर ये डेटा, अरे भाई इतने सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे यही पूछेगा कि एम्प्लॉयमेंट और सोशल ट्रेंड क्या है ILO के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो सकता है पूछ ले 2 क्वेश्चन में जो आने हैं, लेकिन उससे कॉस्ट बेनिफिट तो नहीं उतना, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रैपिड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, इंडियाज राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अगेन देखो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाइल ग्लोबल एक्सपोर्ट आर ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 2.5%, इंडियाज एक्सपोर्ट हैव सर्ज्ड ahead of 7.1% in 2024। बेसिक चीज़ है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, तो इसका ग्रोथ तो अच्छा रहेगा ही, ओके। देन आपका आता है इसी में, ये सब डेटा हटा दो, इंडिया प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। अब देखो प्रोग्रेस की बात की गई है, ओके। अब प्रोग्रेस में डायरेक्टली डेटा तो ऐसा नहीं बनता है कुछ, ओके, कि ये थोड़ी पूछेगा कि मोबाइल फोन प्रोडक्शन है सर्ज 28 टाइम्स फ्रॉम दिस, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ओके। हाँ ये पूछेगा इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर एंड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट बाय डाउनलोड्स एंड होम ओवर 950 मिलियन। तो देखो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कहाँ है, इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट डेटा, ये आ सकता है, ओके। देन नेशनल ग्लोबल इंडिसेस। अगेन देखो वैसे तो हम लोग इंडिसेस अलग से ही पढ़ते हैं, बट शायद यहाँ पे टेबल अलग से नहीं दी गई है, तो इसलिए हम थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, कोई भी इंडिसेस होगा उसमें क्या देखना है, किस ईयर का है, रिलीज कौन करता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पर कौन है। टॉप पे स्वीडन, वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क टॉप पर हैं, और इंडिया की पोजीशन है 17th, 54.9 नंबर। देन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट 2024-25। अगेन ये रिलीज कौन करता है, जी इसको क्या बोलते हैं, PGID, ये डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इसको रिलीज़ करती है। अब अगर ये रिलीज़ करती है तो इसमें कुछ डेटा होगा, इसमें बताया इन कैटेगरी की भाई उत्कर्ष 90% के ऊपर होगा, उसके बाद उत्तम 181 से 90%, तो वही मतलब एक तरीके से ग्रेडिंग का है, बेसिक चीज़ है। अब इसमें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, दीव स्कोर्ड 469 एंड रैंक्ड अमॉन्ग द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, ओके। दीव सबसे अच्छी कंडीशन में। बाकी अब देखो अगर आपको जिस स्टेट का एग्जाम देना उसका भी देख लेना एक बार कि क्या वो है, अगर है तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना। और दीव टॉप पर, इसलिए हम दीव को पढ़ लेंगे, बस इतना ही जानना और नहीं, बेसिक सी चीज़ है, ओके। अच्छा स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर इन द ग्रुप 1, आंध्रा ग्रुप 2 में है, इसके अलावा बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। देन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ओके, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने रिलीज किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओके। बाकी हमने देख लिया है कि महाराष्ट्र वाज द, ये इसमें का न्यूज नहीं है, ये एनर्जी वाला का है, महाराष्ट्र वाज द टॉप परफॉर्मर इन द ग्रुप 1 और आंध्रा ग्रुप 2 में टॉप परफॉर्मर है। अब इसमें अगर उत्तर प्रदेश होता तो हम थोड़ा देखते, अदरवाइज हम छोड़ दें इसको। देन फ्रॉम बारोवर्स टू बिल्डर्स, देखो यहाँ से फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट, ये रिलीज कौन किया, नीति आयोग रिलीज किया है, सेकेंड एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, ओके। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, तो नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये आ सकता है, ओके। बाकी इसमें रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, अगेन नीति आयोग, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग, ओके। अब देखो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में क्या है कि अचीवर में उड़ीसा, गोवा, झारखंड ये अचीवर हैं। देन आपको उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर में 6 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र पास में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना पास में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका इनके पास में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका पास, छत्तीसगढ़, तेलंगाना पास, देन उत्तर प्रदेश, ये फ्रंट रनर में। देन बाकी नीचे हैं फ्रंट रनर्स के बाद अचीवर हो गया, परफॉर्म हो गया, एस्पिरेशनल हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अगला इनोवेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स, ये रिलीज किसने किया है, ये देख लेते हैं।
स्टार्टअप ब्लिंक रिलीज द इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंटल इंडेक्स। ओके, इसमें यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट कंबाइन से लार्ज मार्केट साइज विद ए कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद सिंगापुर सेकेंड पोजीशन पे। ओके, देन आते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2024। अब इसको कौन किया? अगेन नीति आयोग ने किया है। ओके, और इसके अलावा क्या देखना है आपको? इसके अलावा ये देखना है कि एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर इंफ्रास्ट्रक्चर 20% है, यूटिलिटी लॉजिस्टिक, देन बिजनेस डेवलपमेंट 40%। ओके, देन बाकी सब पॉलिटिक ऑर्गेनाइज 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। अब देखो टॉप 5 परफॉर्मर कौन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में? टॉप 5 कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसीलिए इनका शेयर बढ़ाए जो अपना फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर। देन चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। टॉप पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, देन उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। देन स्मॉल में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ये सब हैं। उत्तर प्रदेश ओवरऑल इन फोर्थ इन EPI 2024, फोर्थ पोजीशन पे है। ओके, देन इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम। अब देखो इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है पहले वो देखते हैं। रिलीज बाय द वाशिंगटन DC बेस्ड थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। ये याद करिएगा, द हेरिटेज फाउंडेशन। इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम 2026। अब इसमें देख सकते हैं जैसे कैटेगरी फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? इकोनॉमिकली फ्री, मोस्टली फ्री, मॉडरेटली फ्री, मोस्टली अनफ्री। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कैटेगरी बनाई है। अब इसमें आप इंडिया को ढूंढ लीजिए। इंडिया देखो इसमें तो होगा नहीं, सिंपल बात है, क्योंकि इसमें जो स्कैंडिनेवियन जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री वो सारी हैं। उसके बाद दूसरा आता है मोस्टली फ्री, ठीक है। अब इसमें लग्जमबर्ग, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, चिली, साउथ कोरिया, मॉरिशस, USA, जर्मनी, UK, जापान, ये सारी हैं। तो यहाँ था मॉडरेटली डेफ्ट में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ओमान, इजराइल, स्पेन, सऊदी, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली। देन आता है मोस्टली अनफ्री। मोस्टली अनफ्री देखो ऑब्वियस बात है इंडिया इसी में होगा, अनफ्री में ही। 132 रैंक है, काफ़ी ख़राब बात है ये। ओके, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, टर्की, नेपाल, बांग्ला, देखो चाइना नहीं है इस साइड, बाकी सब इस साइड है मोस्टली अपनी कंट्रीज। ओके, देन आगे देखते हैं बाकी टॉप 5 कंट्री इन्होंने सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया बताया है। लोएस्ट रैंक नॉर्थ कोरिया का, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद नेबरहुड कंट्रीज़ का क्या केस है? तो जैसे इंडिया का आपने रैंक देख लिया 132 है, तो नेबरहुड भी देख लो। पाकिस्तान 152, चाइना 154, मालदीव 158, म्यांमार 164। इसलिए शायद इनमें इनका नाम नहीं है। ओके, देन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? UNDP। बेसिक एक लाइन में। ओके, बाकी मल्टी डायमेंशनल में क्या है कैसे उसको अभी आप दिमाग मत लगाओ। ओके, देन फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में स्ट्रक्चर आपका 10 इंडिकेटर्स हैं कवरिंग हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो वेटिंग सिस्टम में क्या है? ईच डायमेंशन है इक्वल वेट 1/3। हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स तो 1/6 वेट हो गया, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर 1/6 हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर है तो 1/18 हो गया। बेसिक चीज़ है, जितने हो उससे डिवाइड कर दो। बाकी फिनलैंड 7th पे है, स्वीडन 2nd पे है, स्विट्जरलैंड 1st पे। इज द होल वर्ल्ड्स इनोवेशन लीडर, ऐसा वीपो का हो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स थोड़ा सा आगे चला गया था। बाकी ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ तक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज़ कौन करता है? सबसे पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको हमने ऊपर देखा था ना, डायरेक्टली इंडिया के रैंक देख ली थी। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। ओके, फर्स्ट इन क्रिएटिव आउटपुट एंड प्लेसिंग इन टॉप 5 ऑफ ऑल द पिलर्स। अब इसके बाद इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? 81st से 38 हो गई, पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इम्प्रूव किया है इनोवेशन में। ओके, बाकी इसमें देख सकते हो जैसे स्ट्रेंथ था नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट 22, मार्केट सब सोफिस्टिकेशन 38, तो सब छोड़ी। देन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25। ओके, रिलीज्ड ऑन दिस। ओके, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। देन हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये रिलीज़ करता है, बेसिक सी बात है। तो यही चीज़ें, बाकी इसमें क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, डेवलपमेंट की बात है तो UNDP रिलीज़ करेगा। ओके, ये रिलीज़ किया है। बाकी अब देख सकते हो SDI में 23 में आइसलैंड की 0.972 है, और इंडिया 130वीं पोजीशन पे है 0.685 के साथ। ओके, बाकी यहाँ पे रैंकिंग दी है कि
HDI वैल्यू क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, इसकी बात करते हैं। अब देखो फोर्ब्स मैगजीन है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे मैंने बोला था ना, एक ऐसे फैक्ट आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इलॉन मस्क की सबसे ज़्यादा वेल्थ, नेटवर्थ $839 बिलियन, ये कहाँ के हैं, एज 54, यूनाइटेड स्टेट के हैं, टेस्ला स्पेस एक्स इनकी कंपनी है। तो उसके बाद लैरी पेग, ये 257 बिलियन है, यूनाइटेड स्टेट, गूगल के हैं। देन सर्जरी ब्रिन 237 बिलियन, गूगल के। देन जेफ बेजोस चौथे नंबर पे, याद रखिएगा, ये अमेजोन के हैं 224। देन मार्क जुगरबर्ग 222, यूनाइटेड स्टेट, फेसबुक के हैं। बाकी रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उसके बाद इंडिया इन टॉप 100। अब देखो टॉप 100 में इंडिया के कौन से लोग हैं, मुकेश अंबानी, देन गौतम अदानी। मुकेश अंबानी 99.7 बिलियन, 68 एज है और डाइवर्सिफाइड, मतलब मल्टीपल सेक्टर में डील करते हैं। सेम गौतम अदानी का है, ये 63.8 बिलियन है। देन सावित्री जिंदल एंड फैमिली 39 बिलियन है डॉलर। देन लक्ष्मी भाई मित्तल 31 बिलियन डॉलर। शिव नदाद 30, साइरस पूनावाला 27 बिलियन, वैक्सीन से रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे थोड़ा सा याद रखिए कि कौन किससे रिलेटेड है और क्या है, क्या पोजीशन है। देन इंडिया एफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, एफ्टा यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन वगैरह जो भी आप कहें, ये इंडिया ने साइन किया है फिलहाल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 डेवलप्ड एफ्टा कंट्रीज कौन सी है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, ओके। देन इकोनॉमिकली टेपा स्टैंड्स आउट ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, क्योंकि वो भी इस बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशन के साथ, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। देन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज बाय द ह्यूरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके थ्रू। देन आते हैं मिसलेनियस में। देखो मिसलेनियस में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, इसकी मिसलेनियस आसान है। इनकम मोबिलिटी इन इंडिया 14 से 25 के बीच में। ये स्टडीज बेस्ड ऑन रियल पर कैपिटा डेटा, CMI, कंज्यूमर पिरामिड्स, हाउस होल्ड, तो ये थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन भारतीय इनिशिएटिव, ये कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ऑन द September 2025 हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द भारती, ओके। अब इसका मतलब क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर द एक्सपोर्ट एंड इनेबलमेंट। देन 8th रूरल इकोनॉमिक कंडीशन सर्वे एंड सेंटिमेंट्स सर्वे। अब ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, बस ये बन सकता है कौन रिलीज किया, तो नाबार्ड, वन वर्ड नाबार्ड, बस। इसके अलावा कुछ मत देखना, बिल्कुल कुछ मत देखना, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट है, सिंपल। अब ये इतने डेटा दिए हैं, क्या याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। देन इंडियाज FDI इन्फ्लो इन, अब हाँ ये डेटा देख सकते हो, इसमें कोई टेबल अगर बनी हो तो, टेबल नहीं बनी है बट हम देख सकते हैं इसको, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। According to government estimates, FDI inflow have seen a steady rise from USD 36.05 billions in financial year 2013 and 14 to USD 18.04, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे FDI का दिया है परसेंटेज कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव 19% टोटल इन्फ्लो, फॉलोड बाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 16%, देन ट्रेडिंग 8%, ओके। सर्विस सेक्टर ने 19% है, 19%, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 16% एंड ट्रेडिंग 8%। बेसिक ये चीज़ें। इंडिया इज आल्सो बिकमिंग अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग FDI विच ग्रू बाई 18% इन फाइनेंशियल 24-25, रीचिंग USD 19.04। देन अब देखो स्टेट में कौन सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट शेयर 39% ऑफ द टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो इन फाइनेंशियल 2024-25, फॉलोड बाई कर्नाटका 13%, दिल्ली 12%, ओके। सबसे पहले महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन दिल्ली, ये सीक्वेंस याद करिए, डायरेक्टली आ सकता है। अमॉन्ग द सोर्स कंट्रीज सिंगापुर लेड बाई 30% शेयर, फॉलोड बाई मॉरिशस 17%, यूनाइटेड स्टेट 11%। तो ये FDI का इन्फ्लो, क्योंकि देखो अब कहोगे सिंगापुर मॉरिशस में क्या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो मतलब टैक्स बचाने के लिए राउंड ट्रिपिंग वगैरह करते रहते हैं लोग, ओके। देन न्यूज़ इन शॉर्ट, अब जो वन वर्ड टाइप की न्यूज़ है उसको हम देख रहे हैं, ये तो थोड़ा आसान होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी से। जैसे इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट, हटा दो इसको, ठीक है। इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, हाँ ये देख सकते हो, फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्या है, थोथुकोडी तमिलनाडु में, एट थोथुकोडी तमिलनाडु लोकेशन का नाम, ठीक है।
HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग इज ए ग्लोबल मेजर शिप बिल्डर्स इन शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, ये हटा दो। फिर बाकी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम ऑफ गिग वर्कर्स, ये कर्नाटका। देखो जो फर्स्ट रहे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, ये कर्नाटका स्टेट ने किया है। गिग वर्कर्स कैन नाउ लॉन्च कंप्लेंट्स थ्रू द इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम। देन कैबिनेट अप्रूव्स टेक्नोलॉजी ड्राइवन सार्थक पीडीएस स्कीम। इसमें क्या है सार्थक पीडीएस स्कीम एज सेंट्रल आउटले इतना विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी पास हुई है। स्टार्टअप इंडिया फंड आप फंड हटा दो। ई रूपी इंटर्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये सब चीज़ है पहले से पता है हमको। केरला डिक्लेयर्ड एन एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, ये देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट है, तो केरला है। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। ओके, इंडिया मर्कोसर प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेंशन, न्यू दिल्ली ड्यूरिंग ए मीटिंग बिटवीन ब्राजील प्रेसिडेंट एंड इंडियाज कॉमर्स मिनिस्टर, ये इन्होंने इंडिया मर्कोसर लॉन्च किया। इंडिया मर्कोसर ट्रेड इन अराउंड 17.9 बिलियन एंड इम्पोर्ट इतना। ओके, तो मतलब ठीक है, मर्कोसर इंडिया मर्कोसर क्या है, ब्राज़ील से रिलेटेड है, इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन से रिलेटेड बेसिक है, इससे ज़रा मत ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विंस डिजिटल पेमेंट अवार्ड, ये आप देख सकते हो कि डिजिटल पेमेंट अवार्ड कौन सा पेमेंट बैंक जीता है, तो पोस्ट पेमेंट बैंक जीता है। ऐसे भी गेस कर सकते हो भाई, सरकारी है तो जीतने के चांसेस ही हैं, सिंपल। देन S&P अपग्रेड्स इंडिया सोवरेन रेटिंग टू BBB क्या है देख लेते हैं इसमें। अपग्रेड इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BB- टू BBB, मतलब पहले BBB थी, अब BBB नॉर्मल हो गई, मतलब इंप्रूव हुई है हमारी। ओके, इंडिया को चेयर रोल UNGGIM EP एट इट्स 14th प्लेनरी, देन वही चीज़ लोकेशन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, को चेयर रोल। देखो अब आता है यूनियन बजट 26-27, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने इसको यूनियन बजट को पेश किया कब, 25/1/2026। देन कोर थीम क्या है, 3 कर्तव्यास। ओके, फास्ट एंड रेजिलियंट ग्रोथ बाय द रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस एमिड ग्लोबल वोलेटिलिटी। देन बजट एम्स टू बिल्ड पीपल्स कैपेसिटीज सो सिटीजन्स बिकम्स पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी। देन मोरक्को नहीं यहाँ पर नहीं, बजट 6 इंक्लूसिव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एवरी रीजन एंड सेक्शन अंडर द सबका साथ सबका विकास। देन मैक्रो एंड फिजिकल स्नैपशॉट क्या है बजट एस्टिमेट का 26-27 के लिए, अगले साल के लिए। नो डेप्ट रिसीव्ड आर एस्टिमेटेड 36.5 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड 53.5। अब इसमें देखो क्या होता है, ये डेटा थोड़ा सा चेंज भी होता है, तो आप इस डेटा को चाहो तो याद कर लो, या फिर फिजिकल डिफिसिट इज 4.3% ऑफ GDP। उसके बाद वाइल रेवेन्यू एस्टिमेट कीप्स फिजिकल डिफिसिट एट 4.4% ऑफ द GDP। अब देखो डेप्ट टू GDP रेशियो इज एस्टिमेटेड 5.5%, ये एस्टिमेटेड है, और वर्सेस रियल में 56%। ओके, पार्ट ए। अब देखो पार्ट ए में क्या है, कर्तव्य 1, तो इंटरवेंशंस क्या है, ग्रोथ पुश 6 इंटरवेंशंस है, स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जैसे बायोफार्मा शक्तिविद 10,000 करोड़। अब देखो इसमें फंड के बारे में बताया, तो इसमें फंड आते हैं, एक आध फंड को तो पूछता है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी है वो आपको डिसाइड करना है, कि आपको इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में देखना है या इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है तो आगे बढ़ना है। जैसे 10,000 करोड़ का 5 साल का, बाकी पूरी कहानी लिखी है, हटा दो इसको। अब जैसे इन्होंने 3 कॉमर्शियल पार्क बनाया चैलेंज मोड, तो भाई पहले बनाओ तो उसके बाद हम देखेंगे, अभी पहले आप बना नहीं दो, बाकी बोलते जाते हो। अब इसी में है दूसरा, रिजुवनेट लीगेसी इंडस्ट्रियल स्कोर्स, बजट एस्टिमेट टू रिवाइव 200 लीगेसी इंडस्ट्रीज क्लस्टर। देन चैम्पियन SME ग्रोथ फंड ऑफ द 10,000 करोड़ टू बिल्ड फ्यूचर चैम्पियन फर्म्स। देन द बजट टॉप्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बाई 22,000 करोड़, कॉर्पोरेट मित्रास, ये सब चीज़ें। देन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का 12.2 लाख करोड़ है फाइनेंशियली इसमें। अब ऐसे ही जैसे नेशनल वाटरवे वगैरह की, नेशनल वाटरवेज आर टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इन 5 ईयर स्टार्टिंग विद नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा। देन आता है एनर्जी सिक्योरिटी 20,000 करोड़ का है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देन सिटी इकोनॉमिक रीजन्स CER।
देन बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, ए हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर द विकसित भारत इन इज प्रपोज्ड। देन कर्तव्य 2 में क्या है, एस्पायरेशन एंड कैपेसिटी के बारे में बात की गई है। 5 रीजनल मेडिकल हब्स आर प्रपोज्ड फॉर मेडिकल टूरिज्म, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी कर्तव्य 3 आता है सबका साथ सबका विकास, टारगेटेड एक्सेस है। ओके, तो यही चीज़। बाकी पार्ट बी ओवरऑल फिजिकल फ्रेमवर्क। अब देखो, गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 53.47 लाख करोड़ इन 2026-27, रिप्रेजेंटिंग 7.7% इंक्रीज ओवर रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट से कितना इंक्रीज हुआ, इतना 7.7%। बाकी इंक्रीज पेमेंट कंस्टिट्यूट अबाउट 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड एब्जॉर्ब नियरली 40% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो ये डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये सबको रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, नॉन रेवेन्यू टैक्स, तो ये सब देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये वाली टेबल। जैसे क्या है कि 26-27 के अकॉर्डिंग रुपये सबसे ज़्यादा कहाँ से कैसे आता है, तो सबसे ज़्यादा भाई बारोइंग अभी भी 24%, ये सबसे फर्स्ट है। देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, यही मैं कह रहा, सेकेंड नंबर पे इनकम टैक्स है। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। उसके बाद आपका जीएसटी चौथे नंबर पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी से मतलब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जीएसटी से ज़्यादा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा और देखना चाहो तो नॉन टैक्स आपका 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज़ आपका 6ठे नंबर पे आता है। उसके बाद कस्टम्स ये 7वें नंबर पे, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आपका 8वें नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस से 2% है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%, उसके बाद कस्टम 4%, तो ये सबसे कम है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। देन रुपीज़ गोज टू, जाता कहाँ पे, आ तो गया लोन लेकर सब जाता, तो जाएगा भी कहाँ पे, स्टेट को देने में जाएगा। ओके, स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस 22% सबसे ज़्यादा। देन इंटरेस्ट पेमेंट सेकेंड नंबर पे। देन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिफेंस पे कितना है, 11% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, ये आपका थर्ड पोजीशन पे है। फोर्थ पे आपका आता है सेंट्रली ये डिफेंस, चौथे नंबर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वें पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन 8% के बाद 7% आता है, 7% आपका फाइनेंस कमीशन और अदर एक्सपेंडिचर, ये 7% पे है। उसके बाद मेजर सब्सिडीज 6%, देखो सब्सिडी 6% है। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% है, और डिफेंस 11% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17% है। ये सब चीज़ थोड़ा सा याद करिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। बाकी डेफिसिट एंड डेप्ट टारगेट रेवेन्यू डिफिसिट टारगेटेड 1.45% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डिफिसिट इज टारगेट 4.3% ऑफ द जीडीपी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स घटा कितना कर दिया, 15% से 14% कर दिया गया है। फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ए हाई लेवल कमेटी ऑन द बैंकिंग फॉर द विकसित भारत विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद एमएसएमई इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच आज स्कीम विल बी लॉन्च्ड टू रिवाइव 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स to create champion SMEs, and the government around 18,000 crore SME growth fund top up of the self-reliant India fund। ओके, बाकी यही सब कहानी दी गई है, इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, इसको हटा दो। इसके अलावा क्या देखो, ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 11% है, रेवेन्यू 6% है, इंटरेस्ट पेमेंट्स 10% के आसपास। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, बाकी एक्सपेंडिचर तो अच्छा नहीं होता है, बट ठीक है, कैपिटल में कर रहे हैं। देन आता है टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स। देखो कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 11%, इनकम टैक्स 11.7%, तो इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन से थोड़ा सा आगे है। CGST रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.3%, मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सिंपल बात ये है। बाकी पूरी कहानी है। डिफेंस का हमने आपको दिखाई दिया, मेजर मिनिस्ट्रियल एलोकेशन डिफेंस में 15% है टोटल एक्सपेंडिचर। मिनिस्टर वाइज एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज, मिनिस्ट्री वाइज देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना मिला है 7%, जो कि होता है 52,166 करोड़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आता है सब्सिडी 3.1% कम हुई है, जबकि
54,773 करोड़ इतनी है। ओके, देन आते हैं फ्लैगशिप स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बाकी यहाँ पे डेटा दिया गया, आप देख लीजिएगा। MG नरेगा को VVG रामजी कर दिया। देन डेफिसिट एंड पब्लिक डेप्ट अभी 4.3% के आसपास है। ओके, क्या फिजिकल डेफिसिट हमने 4.3 पढ़ा था, लगभग इतने के आसपास है। बाकी यहाँ पे वही टेबल में बताया है कि भाई आपका फिजिकल डिफिसिट जो 26-27 के लिए 4.3 है, रेवेन्यू डिफिसिट 1.5 है, उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 1.3% है, प्राइमरी डिफिसिट 0.7% है। तो देखो इसमें थोड़ा सा एक बात मैं आपको पॉइंट इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे फिजिकल डिफिसिट है तो आपका जो मेन डिफिसिट है उससे मतलब जो बजट का डिफिसिट जो आपने लोन लिया है बेसिक उसकी बात चल रही है कि 4.3% आपने लोन लिया है। उसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट घटा दिया, ये आ गया। अब देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इनमें से उसको घटा दो जो एसेट क्रिएशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए खर्च किया गया है, उसको घटा दो 0.3 है। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, वो अमाउंट हटा दो फिजिकल डिफिसिट में जो आपको लोन चुकाने के लिए या फिर जो पहले से लोन चल रहा है उस लोन को चुकाने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। उसको हटाकर करोगे तो प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। तो मतलब मोस्टली हम लोन ही भर रहे हैं, बेसिक बात ये है। ओके, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट दी है, इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट आप देख लीजिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। डिस्पाइट पोस्ट कोविड शॉक्स इंक्लूडिंग ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन, US टैरिफ इन अप्रैल 2025, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस। उसके बाद हमने रियल GDP ग्रोथ हमने देखा था स्टार्टिंग में 7% है। बाकी ये सब डेटा है उतना ही, 3 ग्लोबल सिनारियोज हैं, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है फिलहाल, तो ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाता। मेंस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ तो। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की हाईलाइट द इकोनॉमिक सर्वे, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट प्रोजेक्ट रियल GDP ग्रोथ एट 7.4% एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन 7.3%, ऐसे ही है। बाकी ये सब हटा दीजिए। मतलब देखो जो अब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मार्केट डीपनिंग, PMJDY 54 करंट अकाउंट आर ओपन। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ, कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई मार्च 25 में PMJDY के कितने हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट स्कीम, इसका आप देख सकते हो। बाकी मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये स्कीम कोड करनी है। ओके, GNPA 2.2% इसको कोड करना है, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी वगैरह को, जैसे एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, इंडिया सेल्स ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नियरली डबल्स फ्रॉम द 1% टू 1.8%। ओके, तो ऐसे ही है। तो ये सारा डेटा है, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत कम है, मेंस के लिए देखते हैं इसमें। ओके, हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन अबाउट 33% ऑफ द एग्रीकल्चर GVA। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बन रहा ना, वो हम एग्रीकल्चर में पढ़ ही लेंगे। सेम वही PM किसान, PM MSP, ये सब कहानी दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है, क्योंकि इतना डेटा आपको याद नहीं करना है। तो पढ़ने को मैं पढ़ा दूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप एग्जाम के टाइम पे इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट है दोस्त। इसलिए मैं आपको नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो। इसलिए जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जो आपको याद रह सकता है, जो आप वहाँ पे कर सको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें से इस पूरे डेटा में से जो ऐसे डेटा हैं उनसे एक आध क्वेश्चन आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बेस मान के तो नहीं कर सकते हो ना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास याद करने के लिए है, बेसिक चीज़ है। ओके।